उत्तर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस, सपा और बसपा मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज इस बार हो जाएगा और यूपी की मैक्सिमम सीटें बीजेपी हार जाएगी। जिस तरह से भाजपा ने लगातार सामाजिक न्याय पर प्रहार किया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं उनमें जो पिछड़ों का वाजिब हक है, जो प्रतिशत मिलना चाहिए, किसी भी नौकरी में, किसी भी वैकेंसी में वो प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है। हमें लड़ना है और लड़ करके बीजेपी को हटाना है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर अब बीजेपी लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगी और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। लोकसभा चुनाव जैसे से नज़दीक आ रही है, इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जनवादी पार्टी के कार्यालय और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय सिंह चौहान जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। और बताइए। सर बिल्कुल। सर, जैसे कि चुनाव फिर से, लोकसभा चुनाव 5 साल हो गए तो अगले साल ही, मतलब मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं और कहते हैं ना कि पिछली बार का चुनाव इतना मज़ेदार था कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले की चर्चाएं थी। उनमें से एक नाम ये भी था संजय सिंह चौहान। जैसा कहते हैं आप बहुत ही कम मार्जिन से आप हारे थे। इस बार की सर क्या तैयारी, इस बार क्या लगता है, क्या वापस आप चंदौली से ही चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं अभी भी 2019 से समाजवादी पार्टी का अलायंस पार्टनर हूँ और अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। और जिस तरह से भाजपा ने लगातार सामाजिक न्याय पर प्रहार किया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं उनमें जो पिछड़ों का वाजिब हक है, जो प्रतिशत मिलना चाहिए, किसी भी नौकरी में, किसी भी वैकेंसी में वो प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी सजग हो चुकी है और 2024 में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर अब बीजेपी लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगी और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी। और मैं 2024 में भी, 2019 में भी चंदौली से लड़ा था। चंदौली के जनता का स्नेह है, प्यार है, सहयोग है और फिर 2024 में भी गठबंधन जारी रहेगा। 2024 में अखिलेश जी के साथ रहूँगा और चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। सर, जैसे आपका पार्टी है, यूपी बिहार दोनों को पकड़ के लेके चलती है। यूपी में तो गठबंधन है, बिहार का क्या? वैसे तो आपने कैंडिडेट के नाम भी अनाउंस करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पे हम आपको बहुत बारीकी से देखते हैं। आपने अनाउंस भी कर दिया है कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, नाम भी आ गए। वहाँ पर गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं? वहाँ पे किससे गठबंधन करने वाले हैं आप? देखिए, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में हमारे अपनी कम्युनिटी का एक व्यापक वोट है। सबसे मजबूत अकॉर्डिंग टू वोट हमारे समाज की पॉपुलेशन है और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी पार्टी नहीं है, न तो बिहार में है, न उत्तर प्रदेश में है। बिहार में मैं सबसे पहले अपने पार्टी का संगठन और सेटअप खड़ा करना चाहता हूं और इसके लिए सबसे मजबूत साधन होता है चुनाव। चुनाव में पार्टी जाती है तो जनता के बीच जाती है, उसकी विचारधारा जाती है, उसके लोगों तक जाती है और तब एक मजबूत संगठन और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। मेरा बिहार के परिदृश्य में सबसे पहला प्रयास ये है कि मैं अपने लोगों का एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करूं। पार्टी का जो जनाधार है वो पार्टी के साथ खड़ा हो सके, इसके लिए मैं प्रयास करूं और पिछले प्रयास में मैं काफ़ी हद तक सफलता पाई है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारी अपने पार्टी की रणनीति है कि हम लोग बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी देंगे और लड़ेंगे और एक बड़ा वोट बैंक अपने पार्टी के साथ खड़ा करेंगे ताकि 2025 के चुनाव में हमारा दल बिहार की राजनीति में एक निर्णायक स्थिति पर पहुंच सके। सर, ऐसा नहीं यूपी में क्यों नहीं? यूपी में भी
मैं पार्टी का संगठन और सेटअप लगभग 54 जिलों में खड़ा किया हूँ और यूपी में हमारी पॉपुलेशन का बड़ा कंट्राजेक्शन है। कुछ लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी की आबादी है, कुछ लोकसभा सीटों पर और ऐसे परिदृश्य में कि एक बार पार्टी हमारी अलायंस की पॉलिटिक्स में खड़ी होगी और हमारा सोच जनवादी विचारधारा है, हमारा सोच समाजवादी सोच पर भरोसा रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सामंतवादी और पूंजीवादी और फांसीवादी ताकत जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, उसकी सरकार है, तो मैं समझता हूं कि हमें अगर पार्टी खड़ा करना है तो हमारी विचारधारा खड़ी रहेगी और हमारी विचारधारा मजबूती से संघर्ष करेगी इसके खिलाफ, तो हम धीरे धीरे यूपी में भी सर्वाइव करेंगे। और इस विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा हमारे पार्टी की विचारधारा से काफ़ी मेल खाती है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ रह करके बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं। जैसे कि कहा कि एक तो यूपी में जाति वाले वोट चलते हैं और इसी बेस पे नाम भी फाइनल होते हैं, कैंडिडेट्स भी उसी बेस पे बनते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है और आपकी सोच है बिल्कुल सिमिलर है और यही वजह है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे और भी दो बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बसपा, उनके बारे में क्या कहेंगे और उनको अगर आगे चल के उनसे गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी को, तो इस पर क्या कहेंगे? 2019 के लोकसभा का चुनाव भी मैं बसपा और समाजवादी पार्टी के अलायंस से चुनाव लड़ा था, उस अलायंस में मेरा दल था। और अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस, सपा और बसपा मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज इस बार हो जाएगा और यूपी की मैक्सिमम सीटें बीजेपी हार जाएगी। और कांग्रेस और बसपा एक तरफ हो गए और बीजेपी एक तरफ, तो फिर अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा अखिलेश जी को। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष अगर बड़ा गठबंधन बना रहा है और हर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि अखिलेश जी को नज़रअंदाज करके वो भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन नहीं बना पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उन परिस्थितियों को पैदा करेगी कि अगर वो सपा, बसपा और कांग्रेस भी एक साथ होती है तो उस अलायंस में कांग्रेस का प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी भी रहे, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे तो कांग्रेस और बसपा का गठबंधन लड़ेगा तो, लेकिन भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव है और सारी पार्टियां लगी हुई हैं, आप भी लगे हुए हैं, अपने कैंडिडेट्स अनाउंस भी कर रहे हैं। और एक और चीज़, अभी हाल ही में अखिलेश जी का जन्मदिन था और एक होर्डिंग लगा हुआ था जो काफ़ी चर्चा में था, किसी कार्यकर्ता ने लगाया था कि भावी प्रधानमंत्री। और अब कहा जा सकता है हर राज्य में एक प्रधानमंत्री विपक्ष में, क्योंकि अभी हाल ही में मीटिंग थी, 23 जून को विपक्ष की मीटिंग थी, इसी को लेकर मीटिंग थी, तो नीतीश जी भी तैयारी कर रहे हैं, इधर कार्यकर्ता भी अपना अपना। तो आपके हिसाब से विपक्ष में कौन लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए है, मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है? आपके लिए मोदी जी का विकल्प क्या है? देखिए, मोदी के खिलाफ, एक व्यक्तित्व के खिलाफ दूसरे व्यक्तित्व को खड़ा करके अगर विपक्ष, जहाँ तक मेरी सोच है कि अगर चुनाव लड़ेगा तो विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। विपक्ष को विचारधारा की राजनीति के साथ लड़ना चाहिए। विपक्ष, सारे विपक्ष का एक संयुक्त विचारधारा हो कि भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ, सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ हमें लड़ना है और लड़ करके बीजेपी को हटाना है। इस भावना से अगर विपक्ष लड़ेगा तो निश्चित तौर पर मुकाबला कर लेगा। और प्रधानमंत्री कौन? चुनाव के बाद विपक्ष बैठ करके तय कर लेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं समझता हूं कि विचारधारा ही मोदी को हराएगी। जिस तरह से देश जिन परिस्थितियों में खड़ा हो रहा है, आप बताइए, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है तो राष्ट्र मजबूत होता है अपनी सार्वजनिक संपत्ति से, राज मजबूत होता है अपनी परिसंपत्तियों से, राज मजबूत होता है समाज की हर कड़ी को मजबूत बनाने से। कौन सा एक कैसा भाजपा का राष्ट्रवाद है कि देश की सारी संपत्तियों को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच दो, दे दो? तो जब देश की पूंजी और देश का सारा इकोनॉमिक सिस्टम
कुछ चंद मुट्ठी भर के लोगों के हाथ में होगा तो राष्ट्र कहाँ मजबूत होगा, राष्ट्र तो और अंदर से खोखला होता जाएगा। तो भाजपा का जो ये पूंजीवाद है, ये जो फांसीवाद है, इसके खिलाफ विपक्ष को मजबूती से खड़ा होकर के इस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होगा और निश्चित तौर पर विपक्ष जीतेगा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान का लगभग युवा वर्ग, लगभग पढ़े लिखे लोग, जो भी देश को बनाने और की सोच रखने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं भाजपा की इन बारीकियों को समझ गए हैं और वे सब लोग चाहते हैं कि समूचा विपक्ष इकट्ठा हो और मोदी को इस बार हराए। और ये सब वोट इस बार पूरी तरह से इकट्ठा होगा और मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर नहीं बन पाएंगे। तो चुनाव में टाइम है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और सर भी बिहार के लिए निकल रहे हैं, तो बातें होती रहेंगी और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच सर।